दोस्तों अभी एक खबर ऐसा है ना जो पूरे देश में पूरा हलचल मचा कर रखा है, वो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा देना। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने अपने पद में रहते हुए अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले इस्तीफा दिया। इसके पहले 20 जुलाई 1969 को हमारे देश के उपराष्ट्रपति वी गिरी ने भी इस्तीफा दिया था। और बहुत बड़ा कोइंसिडेंट आपको बताऊं कि उन्होंने 20 जुलाई को इस्तीफा दिया था 1969 में, और इन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया। और इसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस समर्थित जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। और आप लोग को बता दूं कि उस वक्त ऐसा कानून था देश में, बाद में संशोधन हो गया कि कोई भी सिटिंग उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पर है वो सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। हाँ, एक कहा जा सकता है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो किसी निजी कारण से इस्तीफा दिए और उनका उद्देश्य कोई और पद का या अपने से ऊपर पद के चुनाव लड़ना नहीं था। इस टाइप के उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो उपराष्ट्रपति में देश के पहले उपराष्ट्रपति जरूर बने। और उसके बाद अगले उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन हुए। इन्होंने भी अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले इस्तीफा दिया था और इनका भी इस्तीफा देने का कारण यही था कि उस वक्त वो उपराष्ट्रपति थे और उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और चूंकि उस वक्त भी वही कानून आड़े आ रहा था कि बिना मतलब इस्तीफा दिए या उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए आप चुनाव राष्ट्रपति का नहीं लड़ सकते। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मतलब कांग्रेस के सांसदों पर पूरा एकदम जोर था ही कि वो अपने समर्थित राष्ट्रपति को ही मत देंगे, और आर वेंकटरमन ने चुनाव जीत भी गया। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के, ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन निजी कारणों से बिना कोई अपने से ऊपर पद का या बिना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति तो जरूर जगदीप धनखड़ बन चुके हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से मतलब पहले राष्ट्रपति इस्तीफा देने वाले जो बने जो किसी और पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उस मामले में अगर इस्तीफा देने के अगर प्लेन मामले की बात किया जाए तो तीसरे उपराष्ट्रपति है जो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनके इस्तीफा देने का कारण क्या था। अगर ऑफिशियली बात किया जाए तो इन्होंने ये अपना इस्तीफा देने का कारण स्वास्थ्य समस्या बताया है, लेकिन स्वास्थ्य समस्या इस्तीफा देने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली अपना जो भी कार्यकाल है अपने काम नॉर्मली करते रहे हैं। हालांकि 2025 के मार्च में इन्हें दिल से संबंधित बीमारी थी और मार्च में ही ये एम्स में भर्ती भी हुए और मतलब भर्ती के दौरान इनका इलाज चला, लेकिन ये एक अपने काम को पूजा की तरह मानने वाले, अपने कर्म को से पीछे नहीं हटने वाले उपराष्ट्रपति थे और कभी भी इन्होंने अपने काम में देरी नहीं की। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को लगता है कि मेन कारण शायद ये नहीं हो सकता, स्वास्थ्य कारण कुछ और है। और अगर अभी तक की जानकारी भर में अभी तक बड़े बड़े जो राजनीति के जानकार हैं उनके विश्लेषण से पता चलता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कारण ये है ना कि अभी आप लोग जान रहे होंगे नोट से भरे घर वाले जज साहब जस्टिस वर्मा। तो जस्टिस वर्मा जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज थे, उनके एक घर नोट मिला था कब? 14 मार्च 2025 को। उनके घर में आग लग गया, फायर ब्रिगेड आई तो आग बुझाते बुझाते एकाएक देखा कि इतना नोट है। तो उनके खिलाफ मतलब संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी। और आप लोग को बता दूं कि संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत पड़ती है। और लोकसभा में भी 100 से ऊपर के सांसद ने मत दिया और राज्यसभा में भी 50 से ऊपर 63 सांसदों ने मत दिया। लेकिन इसमें यह है कि विपक्ष ये चाह रहा था ना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शेखर यादव, उनके खिलाफ भी इनके साथ जस्टिस वर्मा के साथ प्रस्ताव लाया जाए और केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं था। रीजन आपको बता रहा हूं, क्योंकि
जस्टिस जो वर्मा है, जो दिल्ली के नोट वाले जज, उनके घर में खुले तौर पर एक घर नोट मिला। मतलब भ्रष्टाचार का मामला, कदाचार का मामला सिद्ध होता है। लेकिन जो जस्टिस शेखर यादव हैं, उनके घर कोई करप्शन के वाली बात नहीं हुई। जस्टिस जो शेखर यादव हैं, वो केवल सनातन के पक्ष में कुछ बातें रखे थे। अब सनातन के पक्ष में कोई जज, सिटिंग जज बात रख ले और विपक्ष कोई विरोध न करे, हल्ला न करे, ये तो फिर विपक्ष, भारतीय विपक्ष तो हो नहीं सकता। तो इन लोग बस बात बोलने के लिए इन लोग उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से, और वो भी जस्टिस वर्मा के साथ। मतलब एक व्यक्ति बस अपनी बात बोला, और वो भी कोई कोर्ट में नहीं बोले थे, कोर्ट से बाहर बोले थे, आम जन में। मतलब वो आम जनता की तरह राय था, जो हर को अधिकार है। अब सही या गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी नौकरी पर ला दोगे। और जस्टिस वर्मा पूरी तरीके से करप्शन के आरोपी हैं, तो दोनों को एक बराबर नहीं रखा जा सकता। अब और वो किसी धर्म के विरोध में नहीं, वो किसी धर्म के पक्ष में बोल रहे थे, तो एक को कोई बात नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार यही चीज लाना, मतलब रोकना चाह रही है। वो केवल जस्टिस वर्मा के खिलाफ ही लाना चाह रही है। और दूसरी बात आप लोग को बता दूं, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शेखर यादव, उनके अभी जो उन पर आरोप लगे हैं, उनका तो अभी कोर्ट में इन हाउस मतलब जांच चलना है। जब इन हाउस जांच होगा, जैसे जस्टिस वर्मा का हुआ, तब होगा ना कि बस वो सनातन के पक्ष में बोल दिया, सीधे उनको ये भ्रष्टाचारी जज के साथ आप खड़े कर देंगे। तो इसको लेकर ना ये दोनों की घोषणा ना 22 जुलाई मंगलवार को करना था। अब यहां पर एक माना जा रहा है कि यहीं पर एक संवैधानिक और धर्म संकट पैदा होता, इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं कि जगदीप जो धनखड़ है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा अपने काम के लिए, प्रखर बोलने के लिए प्रसिद्ध उपराष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में खुल कर बोला। दोस्तों, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संस्था है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, बात को सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो जज चुने जाते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम से चुने जाते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में जो जज होते हैं, उनको खुद जज ही चुनते हैं, उसमें कोई भी जनता का प्रतिनिधि नहीं होता। और केंद्र सरकार या पूरा देश चाहता है, लोकतंत्र का मतलब होगा हर जगह लोकतंत्र, कहीं ना तो जनता के प्रतिनिधि पहुंचे। तो केंद्र सरकार ने NGAC मतलब ऐसा मतलब व्यवस्था जजों के चुनाव में लाने की कोशिश की जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हो। और जनप्रतिनिधि का मतलब ऐसा नहीं कि सत्ताधारी पार्टी रहे, विपक्ष का एक नेता रहे, एक सत्ताधारी पार्टी का नेता रहे, एक कानून का जानकार रहे, और फिर कुछ जज रहे। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट एकदम खारिज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संस्था बना हुआ है जो अपने जजों की नियुक्ति खुद करता है, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है। और जब जनता की भागीदारी नहीं रहेगी, केवल अधिकार रहेगा और कुछ जिम्मेवारी नहीं रहेगी, वहां पर खतरा बना रहता है। लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। और इन्होंने जगदीप धनखड़ ने मतलब न्यायालय के लोकतंत्र के बारे में बहुत खुल के आवाज उठाया, और इसके लिए कई बार उनकी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। और दूसरी बात, अगर देखा जाए तो जस्टिस वर्मा के घर जब एक घर नोट बना था, मतलब मिला था, तो उस वक्त अगर कोई और अधिकारी होता, कोई और कर्मचारी होता, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी या नेता ही क्यों ना होता, उसके घर ईडी पहुंच जाती। लेकिन कोर्ट ने इन हाउस प्रोसेस के नाम पर अपने से खुद से जांच किया, फिर तय किए कि ईडी जांच करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अभी तक कोई जांच में ईडी वगैरह का शुरू नहीं हुआ है। तो संविधान इजाजत नहीं देता, जजों को स्पेशल व्यवस्था नहीं देता। तो जगदीप धनखड़ ने बोला भी था कि जिनको स्पेशल सुविधा नहीं मिलना चाहिए वो ले रहे हैं। जजों के लिए स्पेशल सुविधा की व्यवस्था नहीं है कोर्ट में, सॉरी संविधान में, तो स्पेशल सुविधा क्यों ले रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारी बातें जगदीप धनखड़ ने बोली थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में क्या अब जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका कार्यकाल क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब दूसरा जो उपराष्ट्रपति जो चुने जाएंगे उनका कार्यकाल चुने मतलब उनके शपथ पत्र से लेकर पूरे 5 साल तक, मतलब कि जो भी उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार से उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था
की गई है। और अब उनका इस्तीफा कबूल हो गया तो बहुत जल्दी निर्वाचन आयोग उनके चुनाव को संपन्न कराएगा। और आप लोग को बता दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते हैं, वोटर कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य का मतलब समझ लीजिए, हमारे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य मनोनीत होते हैं, इसलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। और राज्यसभा में 12 सदस्य अलग से मनोनीत किए जाते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं होता। वही सदस्य चुने जाएंगे जो डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।